Hello everyone, welcome to study UPSC PSC with शान। ये 10th सेशन है 5 MCQ 5 कॉन्सेप्ट सीरीज के। तो आज हम ये 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड देन हम 5 MCQ आज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिस्कस किया, इसका बैकग्राउंड डिस्कस किया, देन इसका प्रोविजंस मैंने डिस्कस किया। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो देखें तो मैं इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूंगा। तो मैं कुछ यहाँ पर एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी का हालत बहुत ख़राब हुआ था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था, ब्रिटिश के पास रेवेन्यू राइट्स आए थे, उन्होंने हाई टैक्स इम्पोज किया, फिर बंगाल पर फेमाइन आया, देन क्या हुआ, कंपनी के अंदर बहुत सारे करप्शंस हुए। ओके, एंड इंडिविजुअल जो ऑफिशियल्स थे, हाई लेवल जो ऑफिशियल्स थे, वो अपना पॉकेट भर रहे थे, लेकिन कंपनी का क्या हुआ, कंपनी में मिसमैनेजमेंट हुआ, कंपनी में ग्रोथ नहीं हुआ, फिर कंपनी बैंकरप्सी के सिचुएशन में आ गया था। देन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंटर किया एंड इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसके लिए बेसिक पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया। तो आप क्या करें, आप पहले उस वीडियो को देख लें। आज हम स्टार्ट करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट से। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इंट्रोड्यूस किया था। जो भी ड्रॉबैक्स से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उसको क्या करें, उसको फिर से टिक करें एंड कंपनी का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश अपने पास लेके आए। ओके, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करे, कंपनी के अफेयर्स जो है उसको कंट्रोल करे, इसलिए ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को इंट्रोड्यूस किया था। इसका एक पहला प्रोविजंस जैसे है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या चाहा, हमने तो ऑलरेडी देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट पर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए एक काउंसिल बनाया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या दिया था, सिविल, मिलिट्री, पॉलिटिकल अफेयर्स जो थे वो उनको गवर्न करे एंड पार्लियामेंट को रिपोर्ट करे। यहाँ हम देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहता था कि उनके कंट्रोल और ज़्यादा आए, राइट, वो और ज़्यादा कंट्रोल कर पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को, फिर इंडिया के टेरिटरीज़ को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कमर्शियल फंक्शंस है एंड पॉलिटिकल फंक्शंस है उनको सेपरेट किया, राइट, एंड उनको सेपरेट करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन सा दे दिया, कमर्शियल फंक्शंस, एंड एक नया बॉडी बनाया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दिया, पॉलिटिकल फंक्शंस उसको रेस्पॉन्सिबल करा। ओके, एंड इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे, ये भी आपको याद रखना है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों अपने आप फंक्शंस कर रहे हैं, एक कर रहा है कमर्शियल्स का एंड दूसरा कर रहा है पॉलिटिकल का। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, राइट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहता था, जैसे हमने पहले कहा कि उनका कंट्रोल कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और ज़्यादा करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल अफेयर्स, मिलिट्री एंड रेवेन्यू। इन अफेयर्स को सुपरवाइज एंड डायरेक्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये फंक्शंस दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेड थे एंड 4 अदर मेंबर्स थे। तो जब डिसीजंस लेना होता है तब क्या होता है, डिसीजंस मेजॉरिटी वोटिंग से डिसीजंस लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 1 मेंबर कम हुए एंड अभी यहाँ पर 3 मेंबर है, राइट। तो पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास वीटो पावर नहीं थे, किसी भी डिसीजंस लेना है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मेजॉरिटी चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कुछ ज़्यादा ही पावर दिया गया। अभी इन तीनों मेंबर में से अगर एक मेंबर क्या करे, एक मेंबर किसी भी डिसीजन पर सपोर्ट करे, तब क्या करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस बिल को या उस डिसीजन को ले सकते हैं। ओके, फिर जैसे हम देखते हैं, बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड subordinate to Governor General of Bengal in all questions of war, diplomacy and revenues। जैसे हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर अपने पावर एक्सरसाइज कर सकते थे। लेकिन वो क्या था, वो कौन से पावर्स थे, कौन से सब्जेक्ट्स है, राइट, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं था। लेकिन यहाँ पर पूरा क्लियरली दिया हुआ है, इन ऑल क्वेश्चंस ऑफ वार, डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू मैटर पर ये कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंड ये लास्ट है कि ये एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया को अब क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ये आपको याद रखना है। सी ये एक्ट्स जो है जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हर एग्ज़ाम में, राइट। एंड यूपीएससी हर बार आप प्रीलिम्स पर देखेंगे कि इन एक्ट से एक ना एक क्वेश्चन आया। इस बार की 2023 में भी क्वेश्चंस आया ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से या चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्ट। ओके, सी नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। सी ब्रिटेन में क्या हुआ था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड हमने क्या देखा था, इनिशियली क्या हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे एंड उनको क्या चाहिए था, उनको एक मार्केट चाहिए था। एंड वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे वो मोस्टली क्या था, मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स थे, राइट। तो मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स पर क्या होता है, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स उनको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। एंड मार्केट के लिए उनके पास इंडिया के अलावा और इतने अच्छे मार्केट नहीं है क्योंकि ब्रिटिश के पास ऑलरेडी कंट्रोल है इंडिया के, राइट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली था कि इंडिया एंड ईस्टर्न रीजन में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकता है, राइट। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, राइट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था वो मोनोपोली लेके आया था। तो अब क्या हुआ, अब ये जो लैंकाशायर लॉबी जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लॉबी थे एंड बाकी जो भी इंडस्ट्रीज थे वो इनिशियली क्या कर रहे थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली कम करो एंड अदर इंडस्ट्रीज जो है, अदर बिजनेसमैन जो है उनको भी अब अलाउ करना है इंडियन मार्केट्स पर। ओके, एंड नेक्स्ट एक प्रॉब्लम था क्या, वहाँ पर नेपोलियन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया, यूरोपियन पोर्ट्स क्लोज कर दिया ब्रिटेन के लिए, राइट। तो अभी क्या हुआ, ट्रेड नहीं हो रहा था, मार्केट नहीं है इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मोनोपोली है, राइट, उसे ख़त्म कर देगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। एंड इस एक्ट का जो फर्स्ट एंड मेन फीचर्स है वो है क्या, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंडेड। मतलब ये ख़त्म हो गया था जो ट्रेड मोनोपोली है। अब क्या होगा, बाकी इंडस्ट्रीज भी आ सकता है ब्रिटेन से, राइट, आके इंडिया पर ट्रेड कर सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीटली एंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो गए हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि नहीं, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। फिर हम देखेंगे क्या, उनके जो ट्रेड मोनोपोली था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो टेरिटरीज है एंड जो रेवेन्यू राइट्स है, राइट, उनका पोजीशन अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। एंड उनको 20 ईयर्स के लिए क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ओके, फिर क्या हुआ, जो बोर्ड ऑफ कोर्ट्स था, राइट, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे, राइट, इनको क्या किया, उनके जो पावर, राइट, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस प्लस डायरेक्शंस जो है इनको क्लियरली डिफाइंड किया, राइट। एंड इनके पावर भी एनलार्ज किया क्योंकि ब्रिटिश धीरे धीरे क्या कर रहा है, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ा रहा है और कंपनी को और ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, राइट। तो जैसे हमने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट पर ड्यूअल गवर्नमेंट भी स्टार्ट कर दिया, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशंस पर, कंपनी पर ज़्यादा ब्रिटिश का हाथ रहे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको उसके पावर क्लियरली डिफाइंड किया एंड उसके पावर और एनलार्ज किया और बढ़ा दिया। फिर यहाँ पर एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो इंडस्ट्रीज़ है, ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो बाकी है, राइट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इंडियंस जो है, राइट, उनके लिए क्या होगा, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर एजुकेशन उनके पास रहेगा, राइट, तो लोअर ग्रेड्स के जो जॉब है वो इंडियंस भी कर सकते हैं। एंड ये जो बाकी है, राइट, ये एजुकेशन इंडियन के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर क्या किया, एक एक्ट का ये प्रोविजन है कि एनुअली क्या करना होगा, सबको 1 लाख रुपये एजुकेशन पर खर्च करना होगा, राइट। फिर साइंस पर खर्च करना होगा, लर्निंग पर खर्च करना होगा, कितना, सम ऑफ 1 लाख रुपये एनुअली। एंड स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन, राइट, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन के लिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पर देखते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरी है, राइट,
दे वेयर परमिटेड टू प्रीच देयर रिलीजन इन इंडिया। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अंडर कौन से एक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर परमिटेड टू प्रीच इन इंडिया। तो ये आप याद रखिएगा। फिर क्या है, रेगुलेशंस मेड बाय बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। उनको क्या करना होगा, जो भी रेगुलेशंस वो बनाएंगे राइट, उनको प्रेजेंट कहाँ पर करना होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर राइट। जो रेगुलेशंस होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट करना होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। फिर इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, जो अकाउंट्स थे, जो रेवेन्यू अकाउंट्स थे राइट, इनको क्या हुआ, दो सेपरेट अकाउंट्स बनाया। एक है क्या, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अकाउंट एंड दूसरा है टेरिटोरियल रेवेन्यू के अकाउंट। तो ये है कुछ मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखा ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है, ट्रेड मोनोपोली एंडेड कम्प्लीटली। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेड मोनोपोली था, जैसे चाइना, ट्रेड विथ चाइना एंड टी में जो ट्रेड था वो क्या हुआ, इसको भी कम्प्लीटली मतलब ख़त्म कर दिया। एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी इसे क्या कर दिया, इसे एंड कर दिया, इसे एबॉलिश कर दिया एंड बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या करा था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड फर्स्ट कौन थे, वारेन हेस्टिंग। इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया राइट, पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल बना दिया। एंड इसको पावर दिया कि वो सुपरिटेंडेंट, कंट्रोल एंड डायरेक्ट सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ऑल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को क्या करे, वो अपने खुद देखे प्लस उनको कंट्रोल करे एंड उनको डायरेक्ट करे। फिर क्या हुआ, जो रीजन है बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास हो, बंगाल एंड अदर टेरिटरीज, सबको कम्प्लीटली किनके अंडर रख दिया, कम्प्लीटली कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यह ओवरऑल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे नाम चेंज हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया राइट, ऐसे ही क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास कंप्लीट कंट्रोल आ गया ऑल अदर टेरिटरीज़ के ऊपर। सी यहाँ पर बंगाल नहीं, यहाँ पर बॉम्बे होगा राइट। फिर हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसीज हो या मद्रास प्रेसिडेंसीज हो, उनका जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था वो अपना खुद लॉ बनाते हैं राइट एंड खुद लेजिस्लेशन करते हैं। लेकिन इस एक्ट के अंदर क्या किया, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर था उनको क्या कर दिया, डिप्राइव्ड कर दिया। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया राइट। ये पॉइंट्स एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, पहले जो एक्ट्स थे राइट, उन एक्ट्स के अंडर जो लॉ बनते थे राइट, उनको क्या कहा जाता था, रेगुलेशंस। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के अंडर इसे क्या कहा, लॉज मेड अंडर दिस एक्ट, आपसे क्या कहा जाएगा, एक्ट्स कहा जाएगा राइट। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक न्यू मेंबर ऐड किया, ए लॉ। एंड ये जो मेंबर थे ये क्या था, लॉ मेंबर थे राइट। एंड आप मुझे कमेंट पर बताइए कि ये जो लॉ मेंबर थे राइट, फर्स्ट लॉ मेंबर, इनका नाम क्या था। अब हम नेक्स्ट एक्ट को देखते हैं। सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके, इसे डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, इट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे, इनको क्या किया, सेपरेट किया। एंड एस्टेब्लिश्ड अ गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको इन दोनों फंक्शंस को सेपरेट करके एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जिसका नाम क्या दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके। एंड इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 एडिशनल मेंबर को यहाँ पर ऐड किया गया। सो यहाँ पर क्या हुआ, इसे हम क्या कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल, गवर्नर जनरल्स काउंसिल ओके। एंड यहाँ पर ऐसा नहीं कि इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी रूल पास होगा वो क्या होगा, अपने आप रहेगा, नहीं, इनको पास करने के लिए भी गवर्नर जनरल के क्या चाहिए, एसेंट चाहिए, इनका क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास यहाँ पर वीटो रहता है। फिर इस एक्ट ने क्या किया, अंडर दिस एक्ट ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट हुआ सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए राइट। पहले क्या होता था, सिविल सर्वेंट्स नॉमिनेट्स होते थे
राइट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा सिविल सर्वेंट्स नॉमिनेट होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या गया, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया, ओके। एंड इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया गया, बेस्ड ऑन टैलेंट के ऊपर ही यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। इससे क्या देखता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहता है कि कंपनी की एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो, अच्छे ऑफिसर्स अपॉइंट हो, ओके। एंड यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विस है उनको क्या कर दिया, इंडियन के लिए भी ये ओपन कर दिया। यहाँ पर ये कॉन्वेनेटेड क्या है, जो हाई रैंक सिविल सर्विस है, राइट, हाई रैंक सिविल सर्वेंट जो है इनको क्या कहते हैं, कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विस। तो इनको क्या कर दिया, इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया। एंड लॉ मेंबर बिकेम फुल मेंबर अंडर दिस एक्ट। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो हमने देखा था, जो ऐड किया था, राइट, 1833 एक्ट के अंडर जो लॉ मेंबर ऐड किया था उनको क्या मिल गया, ही बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड फिर हम देखते हैं कि अंडर दिस एक्ट वो जो हमने देखा था ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे एडिशनल मेंबर। उन 6 मेंबर में से 4 मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड आगरा, राइट। इनके गवर्नमेंट क्या करेंगे, इन मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। सो फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सी, पहले जैसे हमने देखा था, राइट, कि अगर 1813 हो या पिट्स इंडिया एक्ट में हो तो हमने क्या देखा था, कंपनी के मोनोपोली, राइट, कंपनी के जो पोजीशंस था वहाँ पर एक्ट्स में मेंशन था, जैसे 20 ईयर्स तक का था। लेकिन इस एक्ट में क्या कहा कि कंपनी वाज टू कंटिन्यू पोजीशंस ऑफ टेरिटरीज अनलेस द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड अदरवाइज। यहाँ पर पार्लियामेंट ने कोई फिक्स्ड ईयर्स प्रोवाइड नहीं किया कि इतना दिन तक तुम्हारे पास या इतना साल तक तुम्हारे पास पोजीशंस रहेगा। इससे मतलब ये पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर सकता है, क्राउन क्या कर सकते हैं, एनी टाइम ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एक्ट को पढ़ेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट एक्ट होगा। सी, ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी ये एक्ट कब आया था, 1858 में। एंड हमें क्या पता है 1857 में क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, राइट। तो इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या समझा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट, वो क्या है, वो सफिशिएंट नहीं है कि इंडिया के टेरिटरीज़ को अच्छे से रन करे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इस एक्ट को पास किया। एंड इसे क्या कहते हैं, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। एंड इसने सबसे पहले फर्स्ट प्रोविजंस क्या था इस एक्ट का, ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी पावर्स थे, राइट, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज, रेवेन्यू, जितना भी पावर्स थे सब ट्रांसफ़र किसको कर दिया, ब्रिटिश क्राउन को कर दिया, ओके। फिर हम देखते हैं अब जब पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, आप तो ब्रिटिश क्राउन तो वहाँ पर बैठ के नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया टू बी गवर्न बाई क्राउन, हाँ, जैसे हमने ऊपर देखा। लेकिन वो कैसे गवर्न होगा, ये एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका नाम क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट। ये एक कैबिनेट मिनिस्टर है। एंड ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ एक और बॉडी बनाया गया, काउंसिल ऑफ 15 मेंबर, राइट। ये क्या करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे, राइट। एंड ये काउंसिल ऑफ मेंबर के जो जो रिकमेंडेशंस रहेगा ये एडवाइजरी रहेगा। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है। एंड इस बॉडी का जो चेयरमैन है वो कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट। वो क्या है, इस बॉडी के चेयरमैन है। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करते हैं, टेक फाइनल डिसीजन एंड ही इज़ द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के जितना कंट्रोल है, अथॉरिटी है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास है, राइट। फिर हम देखेंगे, सी, आप मुझे कमेंट पर और एक चीज़ें बताइए कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के कौन थे, ओके। अब हम देखते हैं कुछ और प्रोविजंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको क्या बना दिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया, राइट। एंड वो क्या करते, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, इनको बनाया गया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। वो कहाँ पर डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश क्राउन पर रिपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पर जैसे हमने कहा था, एंडर द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। सी, यहाँ पर क्या हुआ था, जब पावर ट्रांसफ़र हो गया था ब्रिटिश क्राउन के पास, इसके साथ क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लस जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनके जो पावर्स है, एंड ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ था, राइट,
ये क्या कर दिया, इसको भी ख़त्म कर दिया। ये ड्यूअल गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट पर, जहाँ पर कमर्शियल पावर्स एंड पॉलिटिकल पावर्स दोनों में क्या करा था, दोनों में बांट के दिया था। जैसे सीओडी के पास आया था कमर्शियल पावर्स एंड बीओसी के पास आया था पॉलिटिकल पावर्स। तो इसको क्या करा, इसको ख़त्म करा एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया एंड विथ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, इनको सॉफ्ट पावर प्रोवाइड किया। तो यही था आज के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम 1861 से 1947 तक जो एक्ट्स है, राइट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक, उनको हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व द MCQs। Consider the following statements regarding the provisions of Pitt's India Act 1784. A board of control consisting of 6 members was created and they were appointed by the crown. Yes, जैसे हमने देखा था वो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। फिर इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फ्रॉम 3 to 4। नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसने क्या करा था, इसने डिक्रीज किया था, राइट। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या करा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे एंड साथ में 4 मेंबर्स थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या करा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा पावर देने के लिए, वीटो पावर देने के लिए एक मेंबर को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास क्या है, वो किसी भी डिसीजंस को ले सकते हैं अगर 3 मेंबर में से एक मेंबर बस उनको सपोर्ट करे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ओनली वन ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the Charter Act of 1833. The English East India Company ceased to be a commercial body in India. Yes, जैसे हमने देखा था कि ट्रेड मोनोपोली कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था एंड अभी यहाँ पर क्या हुआ, एंडेड कमर्शियल बॉडी एंड क्या हुआ, इट बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सो ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 2 हम देखेंगे, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज हेयर आफ्टर कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस, इवन इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, ए लॉ मेंबर वॉज अपॉइंटेड टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। यस, इवन इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? ऑप्शन सी, ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। यस, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। इट एंडेड द ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। नो, ये गलत है। इट एंडेड नहीं, इट स्टार्टेड। इस एक्ट के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट, कि सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स को क्या करा जाए, सिलेक्ट करा जाए और रिक्रूट करा जाए। ओके, फिर हम देखेंगे, इट अलाउड ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिटेन पोजीशंस ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। नो, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ईयर मेंशन नहीं था। ओके, तो अब हम देखेंगे हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो कौन रहेगा? ऑप्शन ए ओनली 1 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding provisions of Charter Act of 1813. The company's monopoly over trade in India ended, but the company retained the trade with China and the trade in tea. Correct. It's the correct statement. Christian missionaries were permitted to come to India and preach their religion. Even it's the correct statement. So यहाँ पर correct पूछा है and sorry options 3 है, statement 3 यहाँ पर है, powers of board of control were further enlarged. Yes, ये भी हमने देखा था। Under this act क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर और ज़्यादा एनलार्ज किया। तो कौन होगा? ऑप्शन सी, ओनली 3 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड लास्ट और एक क्वेश्चन रहा, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेड अ प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? ये कौन सा था? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया, इन सब पावर का किसको दे दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश क्राउन को। तो यहाँ पर कौन सा होगा ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।